वो एक कहावत आपने सुनी होगी ना, एज इज जस्ट अ नंबर। आज उसको साक्षात होते हुए मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे साथ आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनसे आज हम बात करेंगे इस इंटरव्यू में। मतलब एक ये तो माना जाता है लड़कियों के लिए कि भाई उनकी शादी हो जाए तो तमाम बैरियर्स उनके सामने आ जाते हैं। लेकिन आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि चाहे एज हो, चाहे शादी हो गई हो, या फिर जो लोग कहते हैं कि लड़की होना अपने आप में एक बहुत बड़ा बैरियर है आगे बढ़ने के लिए, उन सारे मिथ्स को आज तोड़ने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एंजेला स्वामी जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। आपका नाम बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। तो मैं तो चाहूंगी पहले आप अपने नाम का मतलब बताकर ही शुरुआत करें। मेरे नाम का मतलब है एंजल मीन्स देवदूत, फेरी टाइप्स, यही मीन्स है इसका। अच्छा, इसका मतलब यही है। ओके। ठीक है। तो आपने अभी हाल ही में मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीता है। थोड़ा इसके बारे में बताइए, कहाँ से ये कंपटीशन शुरू हुआ, आपको कैसे पता चला? और जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आपने बताया कि 1.5-2 साल ही आपको इस फील्ड में आए हुए हैं। तो एकदम से कैसे, मतलब जब लोग रिटायरमेंट की तरफ बढ़ते हैं आपने स्टार्टिंग की है? हाँ, एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट तो पहले से ही था, बचपन से ही था। मॉडलिंग में? हाँ, लेकिन पहले स्टडी एंड फिर शादी थोड़ा जल्दी हो गई थी। अच्छा। और फिर बच्चे एंड फैमिली, तो उनको टाइम देना था। उसके बाद मुझे जब मैं 40 में एंटर हो रही थी तो मुझे एकदम से वैसे तो लगा। अपनी एज बताते नहीं है लेकिन देखिए 40s में एंट्री हो रही थी, अब आप। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ छूट रहा है, कुछ मिसिंग है ठीक मेरी है। लाइफ में ना, जो कुछ मैंने अचीव नहीं किया और मैं कर सकती थी। और मुझे प्रूफ करना था कि जहाँ पे लोग लेडीज जो हैं अपनी फैमिली को लेके ऐसा हो जाती कि नहीं यार गिव अप कर देती हैं, अब मैं नहीं कर सकती। मुझे वहां से स्टार्ट करना है, लोगों के लिए कुछ ना एक मिसाल। मिसाल कायम करनी है कि हाँ हम कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो मैंने अचानक से बैठी थी और मुझे लगा कि मुझे इस फील्ड में करना चाहिए, मुझे ड्रीम था और क्यों ना मैं अभी एंटर हो जाऊं, देखते लेट्स सी क्या होता है आगे। मैंने मेरे हस्बैंड से बात की, उन्होंने बोला जरूर तुम करो। और मुझे हमेशा एक्चुअली मेरे फैमिली का सपोर्ट बहुत रहा है, किड्स का और हस्बैंड का। और मैंने पहले मिसेज इंडिया का टाइटल विन किया, अच्छा, जो कि दिल्ली में, 2024। यस ठीक दिल्ली है। में हुआ था, होटल लीला में। अच्छा। ओरा का, ओरा ग्लोबल का। हम्म। तो वो टाइटल विन किया। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और मुझे लगा कि अब मैं इंटरनेशनल लेवल पे कर सकती हूँ। फिर मुझे ये किया था झील एंटरटेनमेंट में, अच्छा। मिसेस यूनिवर्स का। तो वहाँ पे मैंने बात की और ये थाईलैंड पटाया में हुआ था। और ये सारा प्रोसेस जो है इसके अंदर मुझे अपनी खुद की ग्रूमिंग करनी पड़ी। अपने आप को होता है ना थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना, एंड जिम, बॉडी, सब कुछ अपनी पहले से पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ी थी मुझे। तो मतलब जैसे आपने कोई एड देखा या आपको किसी ने सजेस्ट किया, मतलब कि आप उस पूरे प्रोसेस के थ्रू गई कैसे? एक्चुअली हम रहते हैं एनटीपीसी टाउनशिप में, मेरे हस्बैंड एनटीपीसी के अंदर है। तो वहाँ पे तीज क्वीन के कंपटीशन होते हैं। ठीक है। मैं वहाँ पे 4 टाइम्स तीज क्वीन बन चुकी थी। एंड मैं और मेरे हस्बैंड, वहाँ पे एक क्लब है, उसमें मिस्टर एंड मिसेस 92.7 एफएम ओके। के उसके वो बने थे। तो मेरे फ्रेंड्स लोग हमेशा से बोलते थे कि यार तुम इस फील्ड में जाओ, तुम कर सकती हो। और मुझे भी लगता था, लेकिन कह रही हूँ ना कि फैमिली की वजह से, बच्चे एक्चुअली कोविड आ गया एंड उसके बाद में बच्चे, मेरी बेटी 11th में थी, उसके बाद 10th था, 11th था। और जब वो 12th में थी तो मुझे लगा कि इसके साथ साथ मैं अपना भी स्टार्ट कर देती। जब वो कोचिंग जाती थी तब मैंने जिम रखा, जिम ट्रेनर रखा और अपनी जर्नी स्टार्ट की मैंने। तो जैसे ये पूरा कंपटीशन हुआ, इसमें आपने अपने आप को कितना ग्रूम किया? मतलब एक होता है ना उससे पहले की जर्नी, हालांकि आप एक कंपटीशन जीत चुकी थी, लेकिन फिर भी इस दरमियान आपने कितना अपने आप को ग्रूम महसूस किया? इसके बाद का मैं ये कह सकती हूँ कि लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। जैसे? जैसे ना कॉन्फिडेंस लेवल मेरा ना एक अलग लेवल पे चला गया, लोगों को देखने का नजरिया चेंज हो गया। इन 2 सालों में ना मैंने अपने आप को बहुत अलग फील कर रही हूँ, मतलब हर चीज को, हर किसी में पॉजिटिव दिखती हूँ मैं। मुझे अब किसी में नेगेटिव दिखता ही नहीं है। मतलब अगर मेरे सामने कोई गलत भी बोला, मुझे लगेगा यार ये इसकी सोच है, ये अपने अकॉर्डिंग बोल रहा है, बट ये गलत नहीं है, बंदा गलत नहीं है, उसकी खुद की सोच है ये। ऐसा होता है ना, मतलब वो अपनी तरफ से सही बोल रहा है, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो कह रहे हो दुनिया को देखने का नजरिया, और मैं अपना खुद का बोलूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल। और मुझे ऐसा होता है मेरे सराउंडिंग में जो भी लोग आते हैं, ये जो भी लेडीज आ रही हैं आजकल ना, वो भी मुझसे बहुत मोटिवेट होती है। तो वो देख के मुझे और अच्छा फील होता है। वो लोग मुझसे पूछते हैं कि अरे यार आपने बहुत अच्छा किया, हम भी कुछ करेंगे। तो ये सब देख के, और
जब बच्चे भी अपनी जैसे मेरी दो डॉटर्स हैं, वो भी जब अपने फ्रेंड्स को बताती है, जैसे एक कॉलेज में है एंड एक स्कूल में है, फ्रेंड्स को बताती हैं और उनके सराउंडिंग में जो भी लोग होते हैं, तो उनको भी एक प्राउड फील होता है। तो वो जो उनकी फीलिंग्स है ना, वो फीलिंग्स मुझे और अच्छा फील कराती हैं। ऐसा है। तो मतलब अभी आपने सोचा है आने वाले टाइम के लिए कि ऐसे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना है? अब मुझे मॉडलिंग में एंटर हो चुकी हूँ मैं एक्चुअली। हाँ। मॉडलिंग करती हूँ। अभी मैंने प्रूडेंट म्यूचुअल फंड का एड शूट किया था। तो अभी मेरा फोकस है मॉडलिंग एंड एड एंड टीवी में। टीवी में। राइट। अच्छा, लेकिन मैंने शुरुआत में कहा कि लड़कियों के लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं होती और आपने उस एज में स्टार्ट किया जहाँ पर आपके पास हस्बैंड है, जहाँ पर आपके पास 2 डॉटर्स हैं, इन-लॉज़ हैं। तो पहले तो मुझे अपनी पेरेंटिंग बताइए कैसे हुई? मतलब आपके मदर फादर ने आपको कैसे ग्रूम किया? उस टाइम पर आपने अपने पैशन को फ़ॉलो क्यों नहीं किया? एक्चुअली मेरे को इतना कॉन्फिडेंस अचानक से नहीं आता। ये हम्म। आपके अंदर बीज होता है जो हाँ, आपके ये बात पेरेंट्स है। डालते हैं। बिल्कुल। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे इतना बूस्ट किया है ना, मतलब 10th के बाद अगर स्कूटी भी लेनी थी तो शोरूम से आप ही निकाल के लाओगे अपनी स्कूटी। मतलब उन्होंने बोला कि हर चीज़ अपनी आप खुद डिसाइड करो, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगी उससे। तो उन्होंने हर डिसीजन मेरे ऊपर डाला कि हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन डिसीजन तुम खुद लो, तुम्हें कहाँ जाना है। कोटा जाना है, एलन में थी मैं अच्छा। 12th के बाद। ड्रॉप लिया था मैंने मेडिकल की तैयारी के लिए। तो वो डिसीजन मेरा था। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया मुझे, कभी ऐसा नहीं किया कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना या वो नहीं करना। तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो मेरे पेरेंट्स ने दिया। मेरे मम्मी पापा दोनों एजुकेशन में ही थे। मम्मा अच्छा। टीचर थी, मेरे पापा पीटी। ऐसा कोई प्रेशर तो नहीं था कि नहीं तुम किसी ऐसी फील्ड में जाओ जिसमें तुम पढ़ा ही सको? नहीं, पढ़ाई का तो था कि तुम पढ़ाई करो, तो पढ़ाई इसलिए करो या ये पढ़ा तो था। सको, हाँ। लेकिन इस फील्ड को ना चुनो, ऐसा नहीं कुछ नहीं, नहीं? ऐसा कभी नहीं। ना तो मुझे कभी शादी से पहले ना शादी के बाद रेस्ट्रिक्शन तो थी नहीं। टचवुड के मुझे इन लॉज पेरेंट्स भी बहुत अच्छे मिले, इन लॉज भी बहुत अच्छे जिन्होंने सपोर्ट किया। तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा लगता है उन लोगों को, क्योंकि फील्ड में क्या होता है, मीडिया इन्वॉल्व रहती है। हम्म। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये है या नहीं, कुछ कुछ चीज़ें जल्दी बाहर आती है बिल्कुल। ना। राइट। तो गर्ल्स के लिए सही है या नहीं, बट उनको आप अच्छे से बताओ, आप अपने रूल्स फॉलो करो तो सब सही होता है। ये आप पे डिपेंड करता है ना कि ये आप कैसे बिल्कुल लेके जाते बिल्कुल हैं। सही बात है। एक चीज मैं और नोटिस कर रही हूँ कि हम ये मॉडलिंग की फील्ड को हमेशा से ग्लैमर और तड़क भड़क चटक मटक ये सब देख रहे हैं, लेकिन जो लड़कियां चुनकर आ रही हैं उनके अंदर ब्यूटी के साथ साथ ब्रेन भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो आईक्यू मैटर कर रहा है, इसे आपने कैसे फेस किया? मतलब कोई ऐसा इंसिडेंस जो आप शेयर करना चाहें कि आपको लगा दिमाग भी चाहिए यार, खूबसूरती से ही नहीं काम चलेगा? हाँ, जब यहाँ पे जब मैंने मिसेस इंडिया का टाइटल विन किया था, तो हम लोगों का जब फिनाले चल रहा था, तो उसमें लास्ट में 5 कंटेस्टेंट थे। सेम क्वेश्चन सबसे पूछा गया, 1 मिनट का टाइम था और सबको लिखना था। तो मुझे लगता है कि यही वो टाइम होता है जहाँ पे पता चलता है कि ब्यूटी के साथ साथ आपका ब्रेन कितना चल रहा है। तो उस टाइम पे प्रेशर तो लगता है, लेकिन वही है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत मैटर करता है इन चीज़ों में। तो इसके लिए आपको वही कह रही हूँ ना, ग्रूमिंग करनी पड़ेगी खुद की कि आप कैसा सोच रहे हैं, क्या है क्या नहीं। मतलब दुनिया को देखने का नजरिया भी बदलता भी है और बदलना चाहिए भी। और हर किसी को चाहिए। तो जैसे और बहुत सारी लड़कियां हैं जो आपकी तरह इस फील्ड में जाना चाहती होंगी, जिनकी शुरुआत होगी, वो कैसे आप उनको मोटिवेट करेंगे, कैसे समझाएंगे? अगर वो सीरियसली अगर इसको लेना चाहती हैं, तो उनको फर्स्ट तो खुद से ही स्टार्ट करना पड़ेगा ना। पहले दूसरों को मनाने से पहले खुद का ग्रूमिंग करना पड़ेगा। उनको खुद का जैसे फिटनेस को ध्यान देना पड़ेगा, डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद होता है कि आपका फैशन के लिए नज़रिया क्या है। लोग क्या कहते हैं कि फैशन क्या है, जो चल रहा है ट्रेंडिंग में वो होता है, लेकिन आप पे क्या सूट होता है, आप किस में कंफर्टेबल है, वो फैशन है एक्चुअली। मुझे ऐसा लगता है वेरी नाइस। अब कि लोग देखा देखी कुछ पहन तो लेते हाँ हैं लेकिन हाँ, वो लेकिन नहीं आप पे सूट कर रहा सूट है। हो रहा है या नहीं। मुझे ऐसा लगता है जो आप पे सूट है और जिसमें आप कंफर्टेबल है, तो चाहे वो लोअर टी शर्ट ही क्यों ना, आप में इतना कॉन्फिडेंस है, मैं सुपर हूँ, बस मैं बेस्ट हूँ। लेकिन लेकिन फिर डिफरेंस क्या है ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में? नहीं, ओवर वो हो जाता है जिसके अंदर लोगों को लगता है बस अब। अब बस मैं ही हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं किसी को फॉलो नहीं करती या किसी का फैशन सेंस मुझे अच्छा नहीं लगता या किसी डिजाइनर, ऐसा नहीं कहती मैं। मेरे कहने का मतलब है कि जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। अब आज अगर मैंने भी अगर कोई ड्रेस पहन रखी तो किसी डिजाइनर की किसी शोरूम से ही ली होगी, खुद ने तो डिजाइन की नहीं। हम सब काम खुद कर भी नहीं सकते। तो ऐसा ऐसा नहीं है, बस ये है कि हाँ, आप पहन के देखो आप उसमें कितना कंफर्टेबल है या आप पे सूट हो रहा है या नहीं हो रहा।
कैरी कर पा रहे हो या नहीं, कैरी करना भी मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बीकानेर में आप रहती हैं ना, राजस्थान के, तो कहाँ से आपकी पढ़ाई हुई, कहाँ तक आप पढ़ी हैं, और फिर कैसे कैसे आपकी शादी हुई? थोड़ा अपनी फैमिली, अपने बारे में बताइए, इनिशियल स्टेज। वहाँ पे एक यूनिक स्टैंडर्ड स्कूल है, वहाँ तक मैंने 10th किया, फिर महारानी स्कूल से 11th एंड 12th, और मेरा सब्जेक्ट था बायो। अच्छा, उसके बाद पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री यस, बायो। फिर उसके बाद मैंने कोटा में एलन में ड्रॉप लिया था, एंड मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसीलिए मैं आज मेडिकल लाइन में नहीं हूँ। मेरा डेंटिस्ट के लिए हुआ था, बट पापा ने बोला कि एक और ड्रॉप लेके देख लो, अगर होता है तो ट्राई करो। उनको डेंटिस्ट थोड़ा कम पसंद थे उनको। तो उसके बाद फिर मैंने बीएससी किया। मेरी एंगेजमेंट हो गई थी जब मैं फर्स्ट ईयर में थी। अच्छा, हाँ, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में? हाँ, जल्दी हाँ, हो गई थी, वही मैं जल्दी बोल हो रही गई। थी। फिर उसके बाद मैंने शादी के बाद बीएससी कंप्लीट किया, फिर पीजीडीबीए किया, ओके। और उसके बाद मैंने ऐसे कुछ किया नहीं, मैंने घर से ट्रेडिंग करती थी, अच्छा, शेयर मार्केट। अच्छा ठीक है। हम्म, वो मैं बीच बीच में करती थी, और बाकी फुल टाइम मैंने किड्स को दिया, क्योंकि मेरे दोनों डॉटर्स के बीच में 6.5 years का गैप है। तो एक से फ्री हुई, फिर दूसरे में, फिर उसके बाद करते करते। लेकिन ये जर्नी कितनी इंटरेस्टिंग रही होगी ना, कि पहले एक एक नॉर्मल लड़की जिसने बहुत अच्छी एजुकेशन ली, ट्राई किया कुछ चीज़ों में, वो डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था, फिर दो छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी बच्चियां हो गई, फिर वो बड़ी हो रही हैं, तो एक माँ का जो सबसे क्रूशल टाइम बच्चे को देना होता है, वो दिया वो आपने, मैंने दिया, राइट। और उसके बाद अपना मुझे करियर। ऐसा लगता है कि एक्चुअली हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, पेरेंट्स और इन लॉज मेरे रहते हैं बीकानेर, और हस्बैंड की पोस्टिंग थी पहले गुजरात थी, फिर महाराष्ट्र थी। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मैं मेड के भरोसे बच्चे को छोड़ के जाऊं, अगर वर्क करूं, तो वर्क पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हम लोग सिटी में भी नहीं रहते। एनटीपीसी के जो प्लांट होते हैं और टाउनशिप होती है वो सिटी से दूर होती है। तो एक ये था कि इसकी वजह से मैं जॉब को प्रीफर ही नहीं किया मैंने। वर्क फ्रॉम होम तो भी कोविड के बाद आया है, उससे पहले तो ऑफिस जाना ही पड़ता था। तो मैंने कभी वर्क को नहीं, फैमिली को प्रायोरिटी दी थी। और उसके बाद जब मुझे लगा कि मैं इन सब चीज़ों से फ्री हो रही हूँ और अब मैं कर सकती हूँ, तो मेरे को फैमिली ने भी सपोर्ट किया, एंड मैंने खुद को भी, अपने आप को इतना जज्बा रखा कि मैं कर सकती हूँ। वो होना ज़रूरी है कि हम कभी भी कुछ भी शुरू कर सकते हैं। तो जब आपकी बेटियां आपके बराबर में खड़ी होती होंगी, स्पेशली जो बड़ी बेटी है, तो वो तो एज अ फ्रेंड ही आपको ट्रीट करती होगी, क्योंकि वो वाइब वही वाली मैच होती होगी। और उसके फ्रेंड्स भी मुझे फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं, इवन मतलब उसके फ्रेंड्स भी बहुत कंफर्टेबल रहते हैं मेरे साथ, उनको बड़ा मज़ा आता है मेरे से बातें करने में। अच्छा, आप मानती हैं कि इस तरीके से अगर हम किसी बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, तो उन बच्चों में ज़्यादा कंपैटिबिलिटी होती है, ज़्यादा दुनिया की समझ होती है, बजाय उन बच्चों के जिसको हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बच्चे को फुल टाइम दे रहे हैं, उनके साथ पूरा अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो अपना पूरा डे का शेड्यूल आपको बताएगा, मेरे आज क्या किया, क्या नहीं, क्या फ्रेंड सर्कल है, या मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम उसको गाइड कर सकते हैं जब वो हमें सारी चीज़ बताएगा। अगर वो मुझे कुछ बताएगा ही नहीं, छुपाएगा, तो मैं उसको गाइड कैसे करूँगी कि ये गलत डायरेक्शन में जा रही है या इसको सही डायरेक्शन में लाना चाहिए, जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है। अगर बच्चा हमें सब चीज़ें शेयर कर रहा है, तो हम उसको ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करेगा, और अपने अच्छे और बुरे सारे एक्सपीरियंस शेयर करके, और हम उसको सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड की तरह रहना चाहिए, ना कि पेरेंट्स की तरह। स्ट्रिक्ट तो रहना रहो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब ये आप एज अ पेरेंट्स बाकी पेरेंट्स को टिप्स दे सकती हैं कि बच्चों के साथ कम्युनिकेट ज़्यादा करें, राइट। उससे फ़ायदा होता है। हाँ, फायदा होता है। उनको प्रॉपर उनका टाइम दो, उनसे पूछो कि आज दिन भर में क्या किया उन्होंने, कौन, और पता रहे कि उनका सर्कल क्या है, उनके फ्रेंड्स से मिलो, उनके साथ भी कम्युनिकेट करो, उनके भी फ्रेंड्स बन के रहो, तो ज़्यादा अच्छा होता है, मुझे ऐसा। लेकिन मैंने कुछ फैमिलीज में देखा है जहाँ पर पेरेंट्स फ्रेंड्स बनने की कोशिश करते हैं, उसमें बच्चे थोड़ा ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, और वो जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो दायरा होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपने लड़के से बोलती हूँ, बैठ, बुला अपने दोस्तों को, और यहीं पे मतलब वो जो भी आप बाहर जो शौक करने वाले हो वो यहाँ करो। तो मेरा तो पर्सनल परसेप्शन हुआ कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, मिडिल क्लास फैमिलीज में तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन जैसे आप ये माहौल प्रोवाइड कराएंगे बच्चों को, तो नहीं लगता कि बच्चे दो कदम आगे बढ़कर कुछ और डिमांड ना कर दें? या आपको लगता है नहीं, हेल्दी इन्वायरमेंट है, पेरेंट्स पे डिपेंड करता है? नहीं, एक्चुअली पता है क्या, हर चीज़ है ना सिचुएशन पे डिपेंड करती है, मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे क्या सिचुएशन है, या उन्होंने क्या देखे क्या। अब इसका क्या, दो पहलू हो सकते हैं। एक पहलू ये है कि वो ये सोच रही है कि मेरे को पता तो चले कि बच्चा बाहर क्या करता है, हाँ। वो कितनी लेता है, कितनी नहीं लेता है,
है ना? तो हाँ। वो पता चलेगा और वो उसको बता भी सकती है कि तुम्हारी लिमिट इतनी है, तुम इसके बाद तुम बाहर जा रहे थे, तुम्हें ये नहीं करना है। तो एक तो ये हो गया। एक जो आप कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि फिर उनके बीच का जो भी है एक थोड़ा रेस्पेक्ट वाला या हो सकता है वो, तो कुछ कह नहीं सकते। मुझे ऐसा, मैं कह रही हूँ ना, मुझे आजकल सिचुएशंस को ऐसा लगता है जब तक मैं उस सिचुएशन में ना जाऊं तो मैं कैसे बता पाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सोशल मीडिया पर अब रील्स का जमाना है, कितना इम्पैक्ट देखती हैं रील्स का? क्योंकि जैसे हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी वही रील्स देख रहे हैं। हमें तो चलिए समझ में आ जाएगा ये गलत है, इसको आगे निकालो, उन बच्चों को नहीं समझ में आएगा। तो रील्स पॉजिटिव इम्पैक्ट ज्यादा डाल रही हैं क्योंकि बहुत अच्छा जरिया है फेमस होने का, या नेगेटिविटी इम्पैक्ट कर रही हैं? वो भी एक्चुअली डिपेंड करता है कि बच्चों की एज क्या है। एक तो छोटे बच्चे भी आजकल बहुत रील्स देखते हैं ना, उसकी वजह से, रील्स की वजह से फेमस भी हो रहे हैं लोग और उसको मिसयूज भी कर रहे हैं। अभी अपन कई बार सुनते हैं कि कहीं पे झरना चल रहा है और वहां पे वो लोग रील्स बना रहे हैं, या चलती हुई ट्रेन के पास बना रहे हैं। बिल्कुल। तो लोगों को क्या है कि किसी भी चीज को, किसी भी ट्रेंड को फॉलो करो, पर ऐसे मत करो कि अंधा बन के आप फॉलो कर रहे हो। उसके फायदे नुकसान सब देख के फॉलो करो, उसका जगह देखो कहाँ बना रहे हैं, बनाने का भी तरीका होता है। मुझे लगता है हर चीज को ना हेल्दी वे में लेके जाओ आप। हर चीज को ऐसा मत करो बस कहीं पे भी है शुरू हो गए फॉलो कर रहे हैं, वैसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब आपने बताया 40+ आपकी एज है, चलिए एग्जैक्ट पे नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन मुझे फिर भी ये जानना है कि आप कैसा डाइट प्लान आप फॉलो करती हैं? क्योंकि अगर एक मॉडलिंग की दुनिया में आना है तो एक प्रॉपर डाइट चार्ट, ट्रेनर, जिम को टाइम देना और सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अभी के लिए आप क्या कर रही हैं? अभी के लिए मैं 4 डेज जिम करती हूँ, अच्छा, 2 डेज योगा करती हूँ। तो आप डाइट फॉलो करती हैं कोई? डाइट फॉलो एक्चुअली मैं जो हूँ ब्रेकफास्ट नहीं लेती। मैंने पुराने वर्जन पे गई जो हमारे दादा लोग करते थे। अच्छा, टाइम से लंच कर लो, उनका टाइम रहता था 10 to 11 के बीच लंच हो गया, शाम को 6 to 7 के बीच डिनर डिनर हो गया। वो चीज़ फॉलो करती हूँ। और अगर दिन में भूख लगती है तो जैसे अपने नट्स हो गए, कॉफ़ी के साथ वो ले लिया या कुछ हेल्दी चीज़ ले ली। पर लेकिन अभी तो लोग बताते हैं कि ब्रेकफास्ट जरूर करना चाहिए। हाँ, लोग बताते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पीछे जाएं, अगर कुछ साल पीछे जाते हैं तो हमारे दादा लोग क्या करते थे, तब तो ब्रेकफास्ट का कहाँ ट्रेंड था इंडिया में। हाँ, वो तो रोटियां पैक करवा कर ले जाते थे और खेती बाड़ी और करते अगर थे, वहां किसी को खाते थे। ऐसा है कि अगर किसी को मेडिसिन लेनी है, करनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट, अभी अभी मैंने काफी लोगों का सर्च किया है, वो था कि रात को जो पराठा या रोटी बना के रख दो, उसको दही के साथ हाँ, खाते ये हैं। मैंने भी सुना है कि रात की यस, बासी रोटी बहुत हेल्दी। उसमें बोलते हैं कि काफी विटामिन्स होते हैं अच्छा, जो हमारे हेल्थ के लिए रहते हैं। और तो अगर कोई है कि जो भूखा नहीं रह सकता या जिसको है, तो मुझे लगता है हेल्दी वर्जन की तरफ आप डाइवर्ट हो जाओ, ना कि जंक फूड की तरफ। लेकिन दुनिया तो जंक फूड की तरफ ही है। हाँ, दुनिया है तो अपनी जबान पे हमें खुद को कंट्रोल लगाना पड़ेगा, दुनिया नहीं तो लगाएगी। आपको मन नहीं करता है देखकर, अगर आपके सामने अभी मैं यहाँ पिज्जा रख दूं या गोलगप्पे रख दूं, आपको मन नहीं 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 करता? नहीं करता, मेरा मन नहीं करता। मतलब ये सेल्फ कंट्रोल है। सेल्फ कंट्रोल है। और एक टाइम के बाद मुझे ऐसा लगता है जब आप इतना कंट्रोल कर लेते हैं ना, उसके बाद में आपको ऐसा लगता है यार ये सब बकवास है, क्यों खाना है जब अच्छी चीजें हैं मेरे सामने, तो मैं जंक फूड क्यों खाऊं। या तो आप टेस्ट को फील कर लो हाँ, तो या फिर हेल्थ को फील कर लो। जो लोग जंक फूड प्रेफर करते हैं वो कहते हैं कि एक ही तो जिंदगी है, कोई कहेगा जिंदगी का मजा जंक फूड में है। मैंने बोला ना, ये नजरिया है सबका कि वो पहले क्या देख रहे हैं एक्चुअली। अगर मैं इस फील्ड में आई हूँ तो मुझे मेंटेन करना होगा। ठीक है। अगर मुझे मेंटेन करना होगा तो मुझे अपनी कुछ लिमिटेशंस रखनी होंगी, खाने में रेस्ट्रिक्शंस रखनी होंगी। तो वो डिपेंड करता है, शायद वो उस फील्ड में नहीं तो वो सोचते हैं ठीक है चलो खाओ पियो ऐश करो, मजे करो, लाइफ को जियो। और मुझे ऐसा लगता है यार मुझे गुड लुकिंग दिखना है, मुझे हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो मुझे इन सबको अवॉइड करना पड़ेगा। तो ब्रेकफास्ट स्किप करके और आप लंच और डिनर 7 बजे से पहले कर लेती हैं, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है? पड़ता है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर किसी को वेट लूज करना हो तो वो ये डाइट, मतलब ये सारी चीजें फॉलो हाँ, फॉलो ये कर फॉलो सकता कर है? लो, मैदा बंद कर दो एंड स्वीट एकदम कम कर दो। मैं ये ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप बंद कर दो, बंद नहीं करो, टेस्ट तो लेना ही चाहिए सब चीज का, बट कम कर दो। तो जिस दिन आपका चीट डे होता है उस दिन आप क्या खाती हैं? चीट डे होता है उस दिन मैं उस घर में ही कुछ ऐसा होता ना, पूरी खा ली, अच्छा, फिर भी बाहर छोले का पूरी नहीं, खा ली। बाहर का नहीं। बाहर का बहुत रेयरली ऐसा होता है। बच्चों को कंट्रोल कर पाती हैं कि बाहर का मत खाओ, या उनको खुला छोड़ा है कि आप खाओ? कंट्रोल मैं करती हूँ, आप कभी किसी को कंट्रोल कर ही नहीं सकते, मुझे ऐसा लगता है जब तक सामने वाला अंदर से कंट्रोल नहीं होगा। आप कैसे कहाँ तक कंट्रोल करोगे किसी को। बट मैं प्रिफर यही करती हूँ उनके लिए भी कि वो घर का हेल्दी खाना खाएं,
वो ना खाए जंक फूड। अब डॉटर है मेरी तो कॉलेज में है, तो ऑब्वियसली वहाँ तो हॉस्टल लाइफ है, तो अच्छा खाते वो ही हैं हॉस्टल में बच्चे। रहती हैं। यस, हम्म तो ऑब्वियसली वो तो खाती ही है। हम्म। बट मैं उसको यही गाइड तो यही करती हूँ कि तुम जितना हो सकता है लिक्विड लो, जूस लो, फ्रूट्स लो, एंड जंक फूड को अवॉइड करो। तो जैसे आप अपनी बेटी के साथ कहीं जाती होंगी, वैसे ये बड़ा कॉमन होगा, क्यों पूछ रही हूँ मैं पता नहीं, लेकिन किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है ऐसे कि या आपकी बेटी को कि यार ये तुम्हारी मम्मी लग ही नहीं रही है, ये तो बड़ी बहन लग रही है या सिस्टर लग रही है ऑलमोस्ट है हर ना? बार ऐसा लगता है। हम्म अभी मैंने रिसेंटली उसका कॉलेज भी विजिट किया था, लेक्चरर्स वगैरह मिली थी, तो सब यही बोल रहे थे कि हमें लगा दीदी आई है। हम्म। तो ये हमेशा लगता है, और ये इससे मुझे और अच्छा लगता है, और मैं और मोटिवेट होती हूँ खुद के लिए। बिल्कुल, कि जो मैं कर रही हूँ एटलीस्ट वो लोगों को अच्छा दिख रहा है। यस। अच्छा, अब ये तो बात कर रहे हैं हम आपकी जर्नी की। आपने मुझसे शुरुआत में कहा कि आप चाहती थी कि लोगों के लिए एक मिसाल बने, लोग एटलीस्ट देखें समझें। तो हमारे देश में भी अभी हाल ही में ऐसी कई सारी चीजें हुई हैं, मुझे लगता है जिन पर हमें शायद बात करनी चाहिए। और बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं ऑपरेशन सिंदूर डायरेक्टली यही पूछना चाहूंगी आपसे। जो भारतीय सेना ने चलाया, भारत सरकार ने ये ऑपरेशन चलाया, इसे आप किस तरीके से देखती हैं? नाम इसका जो सिंदूर दिया गया, क्योंकि सिंदूर ही उजाड़े गए थे पहलगाम में। मुझे लगता है कि ये बहुत ही सोच समझ के जो हमारी सरकार है, मोदी सरकार ने बहुत अच्छा टाइटल दिया है। क्योंकि जो पहलगाम में हुआ उसमें उन्होंने क्या किया, लेडीज को रखा और जेंट्स को सबको, तो उससे जो ये मैसेज उन्होंने दिया ये बहुत गलत था। तो उन्होंने जो लेडीज को, दो लेडीज को आगे करके ये जो ऑपरेशन किया है ना, वो सीरियसली मतलब सैल्यूट के लायक है ये पूरा। तो बहुत ही जबरदस्त ये था, ऑपरेशन था। और इससे पता है क्या, सब लेडीज को लगता है, जो लोग बोलते हैं ना कि लेडीज शायद इस फील्ड में, आर्मी फील्ड में कुछ नहीं कर सकती, है ना, कि शायद इतना नहीं कर सकती, इतना स्टेमिना, लेकिन तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए भी एक लाइन बनी है कि नहीं, गर्ल्स कुछ भी कर सकती हैं। इवन गर्ल्स और बॉयज मुझे ऐसा लगता है दोनों सिमिलर होते हैं, दोनों कुछ भी कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज की बात है कि यस, क्या मिल रहा है। और और आपको सपोर्ट कितना मिल रहा है। बिना सपोर्ट तो गर्ल्स को अगर आप कैद कर दोगे तो वो कैसे कर पाएंगी। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि ये जरूरत थी दुनिया को बताने की या मैसेज देने की, नहीं तो पता नहीं कितने ऑपरेशन हमारी बेटियां ही कर जाती होंगी, हमें पता ही नहीं चलता। हाँ, पता ही नहीं चलता है। ये चीज तो है। अच्छा, आपने अपने फ्यूचर प्लान्स क्या बनाए हैं? मतलब आपने कहा टीवी आपको करना है, बॉलीवुड में आपने जाने की सोची है? अगर मुझे ऑफर मिला तो जरूर करूंगी। करेंगी? हाँ जी। तो किस तरह के रोल्स, जैसे कोई मतलब आपका मन हो कि उस पर्टिकुलर, जैसे मैं एक सेलिब्रिटी से बात कर रही थी, तो वो भोजपुरी इंडस्ट्री की स्टार हैं, तो उन्होंने मेरे से कहा कि मेरे पास जो पहला ऑफर आया था वो एक ऐसी लड़की की कहानी थी जो बचपन में बहुत काली कलूटी सी पैदा हो गई और वो रियल में भी थोड़ा सा सांवली थी। तो उन्होंने कहा मुझे मेरी लाइफ में जितने मैंने ताने सुने थे वही कहानी मिल गई, तो उनकी किस्मत थी। हाँ, तो उनकी किस्मत थी। तो वही मुझे पूछना है, आपने ऐसा कुछ सोचा है या जो प्रोजेक्ट आए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा। एक्चुअली मेरी लाइफ में इतना ज्यादा स्ट्रगल कभी रहा ही नहीं, और मैं झूठ भी नहीं बोलूंगी कि हाँ मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे को पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया। और उसके बाद मेरे को इन लॉज ने और हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। इवन इस जर्नी में जो मेन रोल होता है ना, मुझे ऐसा लगता है वो होता है कि आपके पीछे कौन खड़ा है, आपके साथ कौन खड़ा है। तो वो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे बराबर खड़े थे, हम खड़े। आप जाओ, मेरे थाईलैंड में था, 5-6 दिन का था। मेरे हस्बैंड बोले, मैंने कहा बेबी, बोले मैं रखूंगा। वो 6th में थी, बोले मैं रखूंगा, तुम जाओ ना आराम से करके आप। तो कभी ऐसा एक होता है ना, ट्रस्ट होना और सपोर्ट करना, उसके बिना ना मुझे लगता है कि लेडीज का निकलना इसीलिए मुश्किल है। गर्ल्स निकल जाती हैं, लेडीज नहीं निकल पाती, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिलता। और लेडीज ऐसा नहीं कहती आप मेरे साथ चलो, उनको क्या चाहिए, बस एक जना ऐसा कह दे मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम करो जो करना है। बस वो एक वर्ड चाहिए, मुझे ऐसा लगता है वो एक लाइन चाहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हें करो। मुझे ऐसा लगता है अगर सबको सपोर्ट मिल जाए ना ऐसा, फिर देखो अपने इंडिया की गर्ल्स कहाँ की कहाँ पहुंच जाए। अब आपका ये जवाब सुनने के बाद शायद कुछ लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि लव मैरिज है क्या, तभी इतना सपोर्टिव पति है? नहीं, नहीं, अरेंज मैरिज है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अरेंज मैरिज एक्चुअली, मेरी मदर एंड मेरी मदर इन लॉ दोनों क्लासमेट्स थी 10th तक। अच्छा। यस। और आप इन लॉज भी और आपकी फैमिली दोनों बीकानेर में ही रहती है? यानी मायका ससुराल दोनों वहीं है? बट मैंने हस्बैंड को पहले कभी, जब तक हमें नहीं दिखाया था, मैंने कभी नहीं देखा था। उन्होंने मुझे देख रखा था, ये है, बट मैंने नहीं देखा था। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, बॉलीवुड का मैंने जिक्र किया, हाँ। लेकिन बॉलीवुड 2020
के बाद से थोड़ा सा डाउन हुआ है, डाउनफॉल हमने देखा है जब से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई। एक अलग नैरेटिव बॉलीवुड के लिए सेट हुआ। मतलब जो लोग पहले कुछ भी पिक्चर देखने के लिए चले जाया करते थे, वो लोग ये ढूंढने लगे कि कहीं ये हिंदू मुस्लिम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ये एजेंडा तो नहीं फैला रहे हैं। अब उसी बॉलीवुड पर तब भी सवाल उठते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर होता है, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बनते हैं। मैंने खुद ये चीज नोटिस की है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने बाकायदा ट्वीट्स किए, चाहे वो क्रिकेटर्स हों चाहे वो सेलिब्रिटीज हों, हमारे वाले थोड़े से चुप रह जाते हैं। आपको लगता नहीं है कि रील और रियल हीरोज में अब फर्क समझ में आने लगा है लोगों को? लेना तो चाहिए उनको, स्टैंड लेना चाहिए। स्टैंड तो लेना चाहिए। अगर आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उस देश के लिए अगर स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर क्या मतलब? ये हम आज अगर हम जहाँ रह रहे हैं, हमारे लिए हमारी सेना ने आज कितना किया। इवन जब ये युद्ध हो रहा था, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा क्योंकि हम तो बॉर्डर के पास थे, हाँ, हम बीकानेर के पास थे। हमसे कोई पूछे कि हम कितना, वहां के लोगों को 1% डर नहीं था। क्यों? क्योंकि इतना ट्रस्ट था। किस पे ट्रस्ट था? हमारी सरकार पे, गवर्नमेंट पे और हमारी सेना पे, कि जब आर्मी वहां है तो हमारे को कैसे कुछ होगा। ये ट्रस्ट होना बहुत बड़ी बात है। ये ट्रस्ट कब होता है? जब वो कुछ ऐसा स्टेप उठाते हैं तो पूरी पब्लिक। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इतना कुछ हो रहा है तो स्टैंड तो लेना चाहिए। आपको पता है कितने मुझे लगता है 32 से 33 लोग गए हैं रजिस्टर कराने के लिए कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर पिक्चर बनाएंगे। मतलब पिक्चर बनानी है, लेकिन इस पर बोलना कुछ नहीं है, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। खैर, आपने अभी बहुत अच्छी बात कही कि आपको डर नहीं लगा। मैं यही पूछना चाहती थी कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ये बॉर्डर से मतलब पाकिस्तान से सटे हुए, बॉर्डर इनके सटे हुए हैं, तो बल्कि जैसलमेर के तो कई वीडियोस भी आए थे, वो ड्रोन बीकानेर का तो एकदम पास है। मतलब नाल, बीकानेर का जो नाल है वो काफी पास है। जैसलमेर का काम पास है। नहीं, वो राल है। राल, अच्छा अच्छा। और नाल है एक जगह जहाँ एयरपोर्ट है, आर्मी एरिया है, तो एकदम पास है। लेकिन किसी को डर नहीं था। आपने वहां पे वो अटैक्स देखे जो ड्रोन से हो रहे थे? नहीं, देखे नहीं है। मतलब उस एरिया में हुए हैं, ये मैं पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि जैसलमेर के वीडियोस तो हमने देखे हैं। उस एरिया में नहीं थे। एक बीकानेर के पास थोड़ा सा है, वहां पे हुआ है, उसके वीडियोस देखे थे। एक हिसार में कहीं पे हुआ था, हिसार नहीं, सिरसा। ये तो हरियाणा वाला है। हाँ, हाँ, वहां पे वहां हुआ को एक था। मिसाइल गिरी थी, गिरी थी। वो पाकिस्तान की फतेह 1 थी या हाँ। फतेह 2 थी। वो भी और हमारे रिलेटिव है, उनके घर से नियर बाई था। तो उसका तो पूरा वो कबाड़ होकर गया है, फिर वो तो कबाड़ के नाम गया है। अच्छा, तो लेकिन ये अच्छा था कि मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी था, दबना नहीं चाहिए। अच्छा था। और मुझे लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ एक मैसेज गया भी है। एक्चुअली वो पहलगाम वाला हुआ भी बहुत गंदा हादसा था ना, बात ये। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो हमारे दुश्मन देश हैं, जो टेररिस्ट अटैक, मैं पाकिस्तान का ही जिक्र करूंगी, जो टेररिज्म फैलाने की कोशिश की गई या एक मैसेज आया कि जाकर मोदी को बता देना, मोदी गवर्नमेंट को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि मैंने बहुत सारी बीकानेर, अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी बीकानेर ही गए थे ना, तो वहां पर राइट, हमारे वहां पर संवाददाता ने जाकर कुछ महिलाओं से बात की थी, तो उनका ये कहना था कि कैमरे पर चिल्ला चिल्ला के, मोदी जी आप हैं तो हम सेफ हैं, आप हैं तो हम सेफ हैं। तो मुझे आपसे भी जानना है कि क्या आपके भी यही विचार हैं कि सरकार है तो, और क्यों है ये विचार? अब तक भी तो कई सरकारें रही हैं। सरकार, एक्चुअली मैं पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, मेरे को ना इतना इंटरेस्ट नहीं है। मैं नॉर्मल वे में बताऊं तो इसलिए है कि हमने फील किया ना कि उन्होंने जो स्टेप लिए हमारे लिए, जो सेना ने किया है या जो मोदी सरकार ने किया है, तो उसी की वजह से हम सेफ फील कर रहे थे। जो हम फील करेंगे तो वही तो बोलेगी पब्लिक। पब्लिक क्या बोलेगी? पब्लिक ने पूरा सपोर्ट क्यों किया? ब्लैकआउट का बोला, लोगों ने ब्लैकआउट क्यों किया? अपने आप से घरों की लाइट खुद से बंद की। ऐसा नहीं है कि पीछे से बंद हुई है, उन लोगों ने खुद ने बंद की है लाइट्स, कि ये टाइम है, ये टाइम है, ठीक है, लोगों ने अपने आप बंद कर दी। क्यों किया? सपोर्ट क्यों दिया? सपोर्ट कोई किसी को क्यों करेगा जब आपको किसी पे विश्वास होगा? और इस बार तो और विश्वास बनाना बहुत बड़ी चीज होती है, तो उन्होंने विश्वास बनाया अपने काम से। इस बार तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये देखी कि सारा विपक्ष एक साथ आ गया, मतलब जो ऑपोजिशन लीडर्स थे वो भी सपोर्ट में आ गए। मुझे अच्छी बात है अगर पूरा देश एक साथ होता है, कि उसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि ये इसका है या ये इसका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो देश की बात थी, एक हो जाना चाहिए, हम एक है, वो चीज है। बिल्कुल। आगे के लिए आपने कहा एड शूट या टीवी या बॉलीवुड का भी ऑफर खुला हुआ है। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस जिसके जैसा आप बनना चाहती हो, या फिर अपना एक ऑरा क्रिएट करना है, किसी की तरह नहीं बनना है, लेकिन पसंदीदा कौन है? नहीं, ऐसा नहीं कि पसंदीदा या किसी का, ऐसे किसी को कॉपी नहीं करना, मैं ऐसा नहीं बोलती। इंस्पायर होते हैं ना किसी से। हाँ, इंस्पायर तो होता है। एक्चुअली मुझे सुष्मिता सेन बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत स्मार्ट लगती है मुझे। यस, बहुत स्मार्ट लगती है वो।
मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। हीरोइन में देखे तो मुझे वैसे तो सब हीरोइंस अच्छी लगती हैं, और अपने टाइम में जैसे माधुरी हो गई, श्रीदेवी हो गई, इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, और मुझे काजोल की एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, अब चूंकि आपने इसी रास्ते पर चलना है, आप सीखती क्या है किसी से? जैसे आपने अपनी फील्ड में कुछ मॉडल्स को भी देखा होगा, सबसे पहली चीज आपको क्या अट्रैक्ट करती है? सबसे पहले देखती तो मुझे फिगर कि मुझे अभी भी लगता है कि मुझे रिड्यूस करना है। गजब। राइट, गर्ल्स सबसे पहले मुझे यही लगता है कि मैं थोड़ी सी और मेंटेन हो जाऊं, मैं थोड़ी सी और, तो वो चीज़ है। और उसके बाद तो मुझे लगता है लोग क्या देखते हैं, ड्रेसेस देखती हैं, ज्वेलरी देखती हैं। गर्ल्स का फर्स्ट यही रहता है, यही इम्पैक्ट रहता ये रहता है, यस। और मुझे लगता है अगर किसी की कोई अच्छी चीज़ देखो तो तारीफ भी करनी चाहिए। करते कहाँ हैं लेकिन लोग, नहीं, करनी चाहिए, मुझे ऐसा हाँ। लगता है। ये एक अच्छी चीज़ है, अगर आप करते हो तो मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्स टू वे होना चाहिए। होना चाहिए। हम्म। यस, ऐसा नहीं कि यार पहना है पर अच्छा तो लग रहा है, पर बोलेंगे नहीं, हम बोलूंगे नहीं। हाँ, आपने कभी ये वाली चीज फील की है? अब जैसे हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो हमारे एक बात कही जाती है, जैसे हम ऑफिस में भी काम करते हैं, कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन लड़की लड़की की दुश्मन होती है, ये लड़की लड़की को आगे नहीं बढ़ने दे सकती। कभी अपनी लाइफ में फील किया, कॉलेज में, स्कूल में, इस कंपटीशन में, कि यार वो आदमी ठीक काम कर रहा था, फिर ये आ गई और काम बिगाड़ दिया सारा? यार मेरे साथ तो ये भी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों मेरा ना नजरिया में, बोल रही ना, मेरी सोच ही अलग है। मुझे ऐसा लगता है सब लोग अच्छे होते हैं, मैं देखती नहीं उस नजरिए से। और इवन मेरी तो हेल्प भी की है, मैंने भी लोगों की हेल्प की है। मैंने जब हम लोग इसमें कंपटीशन में भी गए थे, आप बिलीव नहीं करेंगे, शायद इन्हीं के पॉइंट रहते हैं कि आप कितनी किसकी हेल्प करते हैं। अच्छा, इस चीज के भी पॉइंट्स होते हैं? यस, आप कैसा बिहेव करते हैं, हर चीज अच्छा। के पॉइंट्स होते हैं वहां पे। आप कैसे बैठे हैं, आप कैसे खा रहे हैं, आपको 4 डेज पूरा ऑब्जर्व किया जाता है पूरा। तो वहां पे मैंने नोटिस किया सब गर्ल्स हेल्प करती है। अगर आपको ड्रेसेस का इश्यू हो रहा है, आपके इयरिंग मैच नहीं हो रहे हैं, हेल्प करती है गर्ल्स। कुछ रेयरली ऐसा हो जाता है कि नहीं करती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है होती हैं, हेल्पिंग होती हैं गर्ल्स। वो सिर्फ एक मिथ है, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छी बात है अगर ये मिथ हो और ये सारी चीजें खत्म हो। अच्छा, जैसे सामने जजेस बैठे हुए हैं, आप स्टेज पर हैं, तो वो फीलिंग क्या होती है? क्योंकि कॉन्फिडेंस तो उसके बाद बढ़ा है, वो फीलिंग क्या आती है? पहले से ही नहीं है? नहीं, इसका भी क्रेडिट एक्चुअली, मैं स्कूल में डांस भी बहुत करती थी, और फिर मैं जैसे बताया मेरे हस्बैंड एनटीपीसी में हैं, तो एनटीपीसी बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे अच्छे क्लब के अंदर हमारे लिए प्रोग्राम्स करती है। तो उसमें जैसे लेडीज़ क्लब है, तो हम लोगों के डांस के प्रोग्राम हो गए, एनुअल डे हो गया, ये हो गया, तो हम लोगों को बहुत बहुत बार मौका मिलता है स्टेज पे। तो स्टेज फियर नहीं है मुझे। लेकिन उस स्टेज में और उस स्टेज में फर्क तो नहीं, होगा। फर्क तो होता है, लेकिन एक होता है ना, जो इंसान कभी स्टेज पे फ्रिक्वेंटली नहीं जाता और उसको सडनली आप स्टेज दे दो, तो उसको एक बार नर्वस होगा। लेकिन जो जाता रहता है, तो मुझे लगता है वो फियर नहीं रहता उनके लिए। तो वो मेरे को स्टेज फियर नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जब आपको आपका नाम अनाउंस हुआ या वो ताज पहनाया गया, हाँ, वो मोमेंट तो बहुत स्पेशल था मेरे लिए। मुझे ऐसा लग एक्सपेक्टेड था आपको? एक्सपेक्टेड मतलब ऐसा था, 90% तो मुझे लगा था, हाँ मैं, 100% दिया है। हाँ, तो मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस तो था कि हाँ, कि मैं हूँ। एक्चुअली सेमी फिनाले में भी मेरा काफ़ी अच्छी ड्रेसेस थी, अलग कलेक्शन जो रहता है हम लोगों का। किस बेसिस पे उन लोगों ने चुना है, मतलब? ये तो पूरा प्रोसेस होता है एक्चुअली। यस, पहले 10 रहते, जैसे 20 रहते हैं, तो उसमें से 10 जाएंगे आगे शॉर्टलिस्ट सेमी होने के फिनाले बाद, में। ठीक हाँ, है। फिर उसके बाद फिनाले में भी 10 में से फिर 5 जाएंगे, 5 में भी क्वेश्चंस के बाद फिर 3 जाएंगे। क्वेश्चन राउंड होगा और सब इसके कुछ अलावा? होता है, वॉक देखी जाती है आपकी। अच्छा, वो रैंप पे वॉक कराते हैं, यस, वो वॉक देखी देखी जाती जाती है। है। जैसे उसमें आपका कॉन्फिडेंस। मैं एक और मॉडल से बात कर रही थी, तो उन्होंने भी कोई मिसेस वाला खिताब जीता था, तो वो मुझे बता रही थी कि उनको कुछ टास्क दिए गए सोशल मीडिया के भी, तो वही मैं जानना चाह रही थी। टैलेंट राउंड होता है, अब नहीं टास्क शायद नहीं था, टैलेंट राउंड था। जैसे उसमें क्या करना मैंने था? डांस किया था, मैंने थाईलैंड में जाके राजस्थानी डांस किया था। गजब। बहुत बढ़िया, वो लोग तो फैन हो गए होंगे एकदम। हाँ, कल्चर अच्छा दिखता है लगा, तो यस, हमको मुझे अच्छा ऐसा लगता लगा कि इंडिया में रह के शायद अपने को इतना ना फील हो, लेकिन इंडिया से बाहर जाए ना, तो बस मेरा देश, तो अपना कल्चर तो दिखाना ही चाहिए। और मुझे लगता है इंडिया तो कंट्री कल्चर से भरी हुई, आप बिल्कुल, किसी भी बिल्कुल। स्टेट में चले जाओ, सब जगह का एक अपना अलग रिच कल्चर है। तो बिल्कुल, एक, चाहे आप यूपी में जाओ, लखनऊ देखो, लखनऊ बिल्कुल, फेमस है, बिल्कुल, नवाज। बिल्कुल। नवाबों का शहर है वो तो। और दूसरी बात, ये बात सही कि आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, बिल्कुल, हम बहुत बहुत रिच हैं, हम बहुत, कल्चरली बहुत रिच हैं हम हर लोग। कल्चर। और मुझे ऐसा लगता है सब लोग फेस्टिवल में बहुत, हमारे यहाँ पे इतने फेस्टिवल्स होते हैं ना,
कि उनको मनाते मनाते हम इतना एक दूसरे से जुड़ जाते। कोई हमारे यहाँ ही 2 लोग बैठ के बात कर रहे थे। एक बोले कि लगता है सारे फेस्टिवल्स खत्म से होते जा रहे हैं। पड़ोस में एक उड़ीसा की लड़की बैठी, नहीं, नहीं हमारे तो बहुत फेस्टिवल्स आ रहे हैं अभी। ये जो विविधता है मतलब बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। अच्छा लास्ट में बस यही आप मैसेज क्या देना चाहेंगे उन लड़कियों को जो आपकी तरह आगे बढ़ना चाहती हैं, फिर चाहे उनकी एज कुछ भी हो? मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि पहले तो मैं उनके पेरेंट्स को या फैमिली वालों को दूंगी कि अगर किसी भी लड़की के साथ उसके पेरेंट्स जुड़ जाएं, उसकी हेल्प करें, फिर शादी के बाद उसके इन लॉज और अगर उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट करता है, फिर देखो उस वो लड़की कहाँ तक जा सकती है। और सपोर्ट देना ही चाहिए। अगर फैमिली नहीं सपोर्ट करेगी तो वो किससे उम्मीद करेगी सपोर्ट की, राइट। और गर्ल्स को अपने आप में एक विश्वास रखना चाहिए, और अगर आप पे कोई ट्रस्ट करता है तो वो ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स हो या फैमिली हो या फ्रेंड्स हो। ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए, कुछ शॉर्टकट नहीं अपनाने चाहिए। जो करो जेन्युइन करो, अपने ऊपर वर्क करके करो, क्योंकि आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है ना, बहुत सारे गलत प्लेटफॉर्म भी बहुत हैं। तो आप जो करो ना ऐसा करो कि जब आप मिरर में अपने आप को देखो तो आई कांटेक्ट कर सको खुद से। तो कुछ अच्छा करो, अच्छा करो कि लोगों के लिए रास्ते खुले। मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसे रास्ते पे जाऊं कि पीछे लड़कियों के रास्ते बंद कर दूं। तो आप ऐसा रास्ता चुनो जिससे पीछे वालों के लिए और रास्ते खुले। कुछ अच्छा काम करो गर्ल्स। वेरी नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? कितनी सीख आपको मिली? कितने इंस्पायर आप हुए? और मैंने तो शुरुआत में आपसे कहा ही था कि एज इज जस्ट अ नंबर। मैं साक्ष्य करूंगी उस बात को, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो कैसा लगा ये पूरा डिस्कशन आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक बार फिर से आने के लिए, स्टूडियो में टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच इस इंटरव्यू को देखने के लिए भी।